नीट 2009 का क्वेश्चन है, इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टो वेक्टर बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन किसी पार्टिकल जिसकी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है पर एक फोर्स एफ वेक्टर अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से ओरिजिन के अबाउट इस पर लगने वाला टॉर्क है टो वेक्टर। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, अब इन सब में आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो टो का भाई सबके साथ क्या है, टॉर्क है, टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट आपको चाहिए आर और एफ के साथ में। तो देखिए टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसका मतलब जो टॉर्क है वो पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और यही टॉर्क आपके पास फोर्स वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। जब ये परपेंडिकुलर हैं आपस में तो टो का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। कैसे? तो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास टो आर कोस थीटा, थीटा हमारे पास है 90 और कोस 90 की वैल्यू हो जाती है अपने पास ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर टो डॉट एफ भी क्या आता, ज़ीरो आता, क्योंकि टो एफ के भी क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन हमें मिलता बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2009 नीट और 2010 आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, A thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity omega. If two objects each of mass small m be attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring will then rotate with an angular velocity. क्वेश्चन में कहा गया है कैपिटल एम मास और कैपिटल आर रेडियस की कोई सर्कुलर रिंग है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपनी जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करती है। इस रिंग के ऊपर दो स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट को जेंटली मतलब धीरे से रखा गया है। पोजीशन क्या है, तो डायामीटर के ऑपोजिट एंड्स पर रखा गया है। अब रिंग की जो नई एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होगी? तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक रिंग है, इस रिंग का पहले जो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, मास है इसका एम, रेडियस है आर। ठीक है, बाद में क्या किया गया है, बाद में इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर दो स्मॉल एम मास के पार्टिकल्स और रख दिए गए हैं। ठीक है, खुद का मास तो कैपिटल एम है ही, रेडियस क्या है आर। अब आपसे पूछा गया है कि अब जो नई एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स को जेंटली रखा है, मतलब धीरे से रखा है। इसका मतलब एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है तो कोई टॉर्क भी नहीं होगा। तो नेट टॉर्क यहाँ पर कितना है, ज़ीरो। एक्सटर्नली जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो है। टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो सिर्फ और सिर्फ किसका था, रिंग का था। अच्छा, रिंग का एंगुलर मोमेंटम होता आई ओमेगा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू होती एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए क्या हो जाती, एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। बाद में आपके पास में एक तो हो गया क्या, रिंग, एक तो क्या होगी रिंग, दूसरा हो गया दोनों मासेस। ठीक है, तो जो नेट मास है दैट इज कैपिटल एम प्लस 2m, रेडियस तो आर ही थी, जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो आपका आंसर बना एम ओमेगा इक्वल टू एम प्लस 2m ओमेगा डैश। यहाँ से ओमेगा डैश आपको मिल जाएगा कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम, एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 2 स्मॉल एम। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट अपने को मिल रहा है ओमेगा एम अपॉन एम प्लस 2m। ये नीट 2009 और आईआईटी मेंस 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
Next question. A solid cylinder and a hollow cylinder, both of the same mass and same external diameter, are released from the same height at the same time on an inclined plane. Both roll down without slipping. Which one will reach the bottom first? क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन से दो ऑब्जेक्ट्स को, जिनमें से एक है सॉलिड सिलेंडर और दूसरा है होलो सिलेंडर, दोनों को एक साथ रिलीज़ किया है। ये रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आते हैं। रोलिंग मोशन में स्लिपिंग नहीं होती। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा बॉटम पे, मतलब यहाँ पर कौन सा पहले आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर या होलो सिलेंडर। ऑप्शंस है कि दोनों एक साथ आएंगे ओनली व्हेन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज़ 45, कि जब ये 45 होगा तो दोनों एक साथ आएंगे, या हमेशा ही एक साथ आएंगे, या होलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर। तो देखिए, इनके नीचे आने का जो टाइम होता है दैट इज़ t इक्वल टू 1/sin थीटा, दिस हाइट इज़ h, देन ये हो जाएगा रूट 2h/g 1 + k² जहाँ k जो है दैट इज़ रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है। अब फॉर सॉलिड सिलेंडर, k²/r² होता है 1/2, और वहीं पर फॉर होलो सिलेंडर k²/r² इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर थीटा तो दोनों का सेम है, भाई थीटा सेम इंक्लाइन प्लेन है तो सेम होगा। हाइट दोनों की सेम है, जी की वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, k²/r²। तो t डिपेंड करता है k²/r² पर, जिसके लिए k²/r² कम होगा उसके लिए टाइम भी कम होगा और वो पहले आएगा। यहाँ पर हमारे पास k²/r² सॉलिड सिलेंडर का 1/2 है, होलो का 1 है, किसका कम है, सॉलिड का, तो पहले कौन आएगा, सॉलिड। टाइम किसका कम होगा, सॉलिड सिलेंडर का। तो सॉलिड सिलेंडर जल्दी नीचे आ जाएगा, जबकि होलो सिलेंडर को नीचे आने में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 मेंस में आया हुआ है। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9 m, a small disk of mass m and radius r/3 is removed concentrically. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. क्वेश्चन में बोला है 9m और r रेडियस की कोई सर्कुलर डिस्क है जिससे कॉन्सेंट्रिकली, मतलब सेंटर सेम है, m मास और r/3 रेडियस की एक डिस्क को काट के अलग कर लिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है किसके अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होती है। मतलब ये कंडीशन है कि एक डिस्क थी, इस डिस्क से आपने कॉन्सेंट्रिकली एक स्मॉल डिस्क काट ली। ठीक है, जो टोटल डिस्क थी उसका मास तो 9m और रेडियस r थी। जो आपने पार्ट काटा है इसका मास तो m है और रेडियस r/3 है, ये सेंटर, तो ये रेडियस तो हो गई r/3, वहीं पर ये जो रेडियस है दैट इज़ r। अब आपको ये पूछा है कि ये जो डिस्क का पार्ट बचा है, एन्युलर डिस्क हम जिसे बोल सकते हैं, इस डिस्क का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर से जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें आई रिमेनिंग चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, आई रिमेनिंग चाहिए, तो इसमें से हो जाएगा आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड, बस इतना ही है, आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड, यही आपको करना है। तो आई रिमेनिंग आपको चाहिए, आई टोटल डिस्क पहले कितना था भाई, 9m मास था, रेडियस r थी, अपॉन में 2, भाई डिस्क है, डिस्क का आई क्या होता है mr²/2, m नहीं है, मास 9m है। ठीक है, रेडियस r ही है। इसी तरह जो रिमूव्ड डिस्क है उसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, लेकिन m नहीं है, m r की जगह r²/9, क्योंकि स्क्वायर करना है, r/3 आपको रेडियस गिवन है,
आपको रेडियस r/3 गिवन है। तो mr² 2 क्या कॉमन आ जाएगा, तो mr² 2 कॉमन आ जाएगा, बचा 9 - 1/9। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो mr² 2 ये बना 81 - 1/9, 81 - 1 बनेगा 80। तो mr² 80/2/9, 2 से 80 कटेगा 40 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 40/9 mr²। 40/9 mr², मतलब ऑप्शन आ जाएगा ए। तो जब भी इस तरह से रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए 40/9 mr² आया था। तो I रिमेनिंग इज इक्वल टू 40/9 mr²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if. क्वेश्चन में बोला है एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है जिस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इस पर आपने एक कॉइन रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रिकॉर्ड मोशन कर रहा है, घूम रहा है। अब आपको ये पूछा है कि कॉइन जो है वो इसके साथ साथ रिवॉल्व कब करेगा, इनमें से कौन सी कंडीशन होगी कि वो रिवॉल्व कर जाएगा। तो देखिए, ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर आपने यहाँ पर कोई कॉइन रखा है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब इस कॉइन पर बाहर की तरफ तो लगेगा शूडो फोर्स, जो कि होगा m⍵² r रेडियस पे रखा ना, और अंदर की तरफ यहाँ लगेगा फ्रिक्शन म्यू एम जी। तो दोनों को इक्वल कर दो, तो म्यू एम जी या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, m⍵² r के, तभी तक रोटेशन हो सकता है। अदरवाइज अगर म्यू एम जी कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया और शूडो फोर्स m⍵² r ज़्यादा हो गया, तो ये कॉइन बाहर स्लिप कर जाएगा और फिर ये रोटेशन नहीं करेगा, बल्कि उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड से गिर जाएगा। यहाँ पर मास से मास कैंसिल, तो अब आपके पास में r क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू म्यू g/ओमेगा²। तो अगर ये जो रेडियस है, जो ये डिस्टेंस है कॉइन की, ये आपके पास अगर r ज़्यादा हो गया तो ये फिर गिर जाएगा, लेकिन r अगर कम या इक्वल है तब ये मोशन करता रहेगा इस डिस्क के साथ साथ। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव्स टूवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन इफ their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of center of mass of the system will be। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो पार्टिकल हैं, ये दोनों पार्टिकल इनिशियली किस में थे, रेस्ट में थे। अब ये अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मोशन करते हैं, एक की स्पीड v है, दूसरे की 2v है। अब आपसे पूछा गया है कि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर इनके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर इनिशियली सिस्टम किस में था, रेस्ट में था, तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था वो भी कैसा था, रेस्ट में, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 थी। अब ये दोनों जो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मोशन करते हैं, वो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कितना है, 0 है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास है उसकी मोशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में होगा, अगर मोशन कर रहा था तो सेम वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की वजह से जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो अभी भी किस में होगा, रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0, मतलब ऑप्शन बी हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं साथ साथ।
A circular disk of moment of inertia it is rotating in a horizontal plane about its symmetry axis with a constant angular speed omega I. Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially onto the rotating disk. Initially, the second disk has zero angular speed. Eventually, both the disks rotate with the same angular speed omega f. The lost by the initial rotating disk to friction. देखो, क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT है और वो ओमेगा I एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इसके ऊपर IB मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक दूसरी डिस्क को भी रख दिया गया है जो कि इनिशियली ज़ीरो एंगुलर स्पीड के साथ थी, मतलब इनिशियली वो रोटेशन नहीं कर रही थी। जैसे ही आपने रखा, अब दोनों डिस्क एक साथ ओमेगा एफ एंगुलर स्पीड से मोशन करती है। तो आपसे पूछा लॉस किसका? एनर्जी का। तो एनर्जी का लॉस कितना होगा? तो ऐसे केसेस में एनर्जी का जो लॉस आता है उसका सीधा फॉर्मूला होता है हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा इनिशियल 1 माइनस ओमेगा इनिशियल 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ I1 की जगह कितना था? IT, I2 की जगह IB अपॉन IT प्लस IB। ओमेगा इनिशियल फर्स्ट डिस्क का तो ओमेगा इनिशियल ही था, ओमेगा I ही था। सेकंड डिस्क इनिशियली रोटेट नहीं कर रही थी तो उसका हो गया 0 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा हाफ IT IB अपॉन IT प्लस IB ओमेगा I स्क्वायर। हाफ IT IB अपॉन IT प्लस IB ओमेगा I स्क्वायर, मतलब आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी, एनर्जी लॉस है। सेम ऐसे ही जब अपन मासेस की बात करते हैं कोलिजन में, तो उनमें एनर्जी का लॉस सेम इसी टाइप का आता है, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। सेम यही चीज़ यहाँ पर है। आप जब कैपेसिटेंस करोगे तो उसमें कैपेसिटेंस की वजह से एनर्जी का लॉस आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A small mass attached to a string rotates on a frictionless table top as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to decrease by a factor of 2, the kinetic energy of the mass will. क्वेश्चन में आपके पास ये कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके टॉप पर एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता हुआ कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है और एक स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, स्ट्रिंग की रेडियस क्या होगी? R। ये रोटेशन इसका हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, या इसको कह दें कि V लीनियर स्पीड से। इसकी लीनियर स्पीड कितनी हो जाएगी? V। आपसे ये कहा गया है कि अगर स्ट्रिंग को पुल किया जाए, खींचा जाए, जिसकी वजह से रेडियस जो है वो फैक्टर ऑफ 2 से कम हो जाए, मतलब हाफ हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, अगर स्पीड v हो तो। अब हमने स्ट्रिंग को खींचा है, धीरे धीरे खींचा है, तो हमारे पास में यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा? कंजर्व होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल होगा। इनिशियल क्या था? mvr, फाइनल m v डैश r बाई 2, क्योंकि रेडियस आपने क्या कर दी है? हाफ कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को? r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो हमारे पास v डैश आ गया 2v। ठीक है, अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ हाफ, मास तो m ही था, वेलोसिटी v डैश का स्क्वायर। v डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 2v, तो 2v का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये जो हाफ mv स्क्वायर था वो तो इनिशियल एनर्जी थी हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर क्या था? इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास? 4
ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 4EI। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ा कि वो पहले से 4 गुना हो गई, 4 टाइम्स तक हो गई। तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4, कि वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin uniform rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to length is I naught. Its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to the length. क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक रोड है, ठीक है, जिसका मास m है और लेंथ l है। अब ये कहा गया है कि एक एक्सिस जो कि मिड पॉइंट से जाती है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्सिस जो कि इसके मिड पॉइंट से जाती है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है I नॉट, और आपको एक एंड से जाने वाली और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। भाई ये जो दोनों एक्सिस हैं, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बीच की डिस्टेंस d कितनी हो जाएगी, लेंथ की हाफ, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो तो मिड पॉइंट से जाती है और ये एक एंड से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई l/2। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये हो जाएगा ICM प्लस MD²। ICM की जगह I नॉट, MD² की जगह ML/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे ये बनेगा I नॉट प्लस ML²/4, I नॉट प्लस ML²/4। मतलब ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हमें सीधा सीधा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला भी देख लेते हैं साथ साथ। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट on a rotating wheel is given by theta equal to 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0.8. आपको कहा गया है किसी एक रोटेटिंग व्हील का इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन गिवन है। टॉर्क ज़ीरो कब होगा, टॉर्क तब ज़ीरो होगा जब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होते ही टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा। अगर अल्फा ज़ीरो है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा ज़ीरो कब होगा, तो देखिए थीटा इक्वल टू दे रखा है 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। अगर मैं थीटा का टाइम की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये बनेगा 6t स्क्वायर माइनस 12t। अगर इसका वापस एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 12t माइनस 12। अच्छा, ये जो होगा वो तो हो जाएगा एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये हमें ज़ीरो करना है। जैसे ही आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करोगे तो 12t माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, तो मतलब 12t 12 के इक्वल आ जाएगा। तो 12 से 12 कैंसिल, t की वैल्यू बचेगी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो आपका टॉर्क भी ज़ीरो आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा अपने को, ए। 1 सेकेंड बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 masses are placed on the axis 300 ग्राम at origin, 500 ग्राम at x equal to 40 सेंटीमीटर and 400 ग्राम at x equal to 70 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। 2012 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 3 मासेस हैं, 300 ग्राम, 500 ग्राम और 400 ग्राम के, अलग अलग पोजीशन पे रखे हैं। तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी। तो RCM का सीधा सीधा फॉर्मूला है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 है आपके पास 300 ग्राम, ओरिजिन पे रखा है तो R1 0। M2 हो गया 500 ग्राम, 40 सेंटीमीटर पे रखा है। M3 है 400 ग्राम जो कि आपके 70 सेंटीमीटर पे रखा है, अपॉन 300 प्लस 500 प्लस 400, ये चलता जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है।
ये बना आपके पास में 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70 अपॉन में कितना बन जाएगा, 300, 500, 800, 800 और 400, 1200। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 अपन सीधा सीधा काट देते हैं। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारे पास में, देखिए तो ये बनेगा आपके पास में 200 प्लस 280 अपॉन में 12, ये बन गया आपके पास 480 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास 40 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने को गिवन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू। आपको क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो 4 एक्सिस हैं ए बी सी एंड डी, ये चारों की चारों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो इनमें से किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर अपन ए की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए फॉर अ सर्कुलर डिस्क हो जाएगा हाफ mr²। उसके बाद में आई सी, आई डी एंड आई बी की बात करते हैं। अच्छा, ये जो आई ए है ये कहाँ से जा रहा है भाई, ये जा रहा है सेंटर से, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब आई सी को अगर लिखा जाएगा तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई डी को लिखा जाएगा तो भी आई सी एम प्लस एम डी डैश स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है अलग अलग हो। और आई बी, देखिए आई सी, आई डी एंड आई बी, बी के लिए हमें डिस्टेंस पता है, ये रेडियस के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आई सी एम प्लस एम डी की जगह क्या मैं आर लिख सकता हूँ, तो हाँ डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो ये बना हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। और इनमें मैक्सिमम कौन है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई ए तो होगा मिनिमम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर है, वो मिनिमम है। इसके बाद में जैसे जैसे पॉइंट्स की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता जाएगा। अब आई ए से ज़्यादा कौन होगा, आई डी, क्योंकि ए से कुछ डिस्टेंस पर डी है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर सी है तो आई सी हो जाएगा उससे ज़्यादा, एंड सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन है, बी, तो इस वजह से आई बी जो है बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैक्सिमम होगा। 2012 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ए मतलब बी। ठीक है, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, इट्स रेडियस r is equal to 2 meter and its moment of inertia about the axle is 200 kilogram meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at a speed of 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete 1 revolution. क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपके पास एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी है, यहाँ पर इसकी सरकमफेरेंस पर, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया जिसके अबाउट एक परपेंडिकुलर एक्सल पास हो रही है, वर्टिकल एक्सल पास हो रही है, ये इसके ऊपर टिका हुआ है। अब इसकी जो रेडियस है दैट इज r इक्वल टू 2 मीटर, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि रेडियस 2 मीटर है। आदमी जो है उसका मास है 50 kg। अब ये इसके एज पर मतलब किनारे पर खड़ा है, ठीक है भाई। अब इसने क्या किया, इसने इस प्लेटफॉर्म के एज पर चलना शुरू किया, कितनी स्पीड से, तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मैन इस डायरेक्शन में चल रहा है एज के अलोंग, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर पड़ा होने की वजह से ये जो आपका सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन होगा। जब मैन आगे चलेगा तो ये इस प्लेटफॉर्म को पीछे की तरफ धकेलेगा, तो
तो जब पीछे की तरफ धकेलेगा, पीछे की तरफ पुश करेगा, तो ये पीछे की तरफ रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेन क्लॉकवाइज गया है तो ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास में इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था वो ज़ीरो था, फाइनली भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास एक्सटर्नली कोई टॉर्क, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, बाहर से ना तो कोई फोर्स लगा है ना कोई टॉर्क लगा है। तो जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। पहले ज़ीरो था तो बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, पहले तो कोई मोशन नहीं हुई थी, लेकिन बाद में तो इस मैन ने और इस प्लेटफॉर्म ने दोनों ने ही क्या की है, मोशन की है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की मोशन तो होगी इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और मैन की जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व्ड है। इनिशियली ज़ीरो था, बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए। तो बाद में देखिए, पहले मैन की बात की जाए तो मैन का एंगुलर मोमेंटम होगा mv/r। ठीक है, और अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है प्लेटफॉर्म, तो हो जाएगा -i ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से mv/r इक्वल होगा i ओमेगा के, ओमेगा इक्वल हो जाएगा mv/r अपॉन i के। आपको हर चीज़ की वैल्यू गिवन है, आपको i दे रखा है, आपको r दे रखा है, m गिवन है और v भी गिवन है। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ये ओमेगा किसका है, प्लेटफॉर्म का। तो ओमेगा प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाएगा, m की वैल्यू थी आपके पास 50 kg, v की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 2 और i था 200। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 1/2 रेडियन पर सेकेंड। ये तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी, ये एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास प्लेटफॉर्म की, जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है उसकी एंगुलर स्पीड आपके पास आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर आदमी को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा गया है। तो उसके लिए आपको इस मैन की, इस आदमी की प्लेटफॉर्म के रिलेटिव ओमेगा पता होना चाहिए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा ऑफ मैन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा मैन माइनस ओमेगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओमेगा मैन की एंगुलर स्पीड कितनी थी, v/r। प्लेटफॉर्म की कितनी थी, तो ओमेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई अगर मैन क्लॉकवाइज गया है तो प्लेटफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस, तो ये बनेगा v/r प्लस ओमेगा। v की वैल्यू आपके पास है कितनी, 1, r की वैल्यू 2 और ओमेगा कितना आया, 1/2। सो 1/2 प्लस 1/2 ओमेगा ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म आ गया आपके पास 1 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आदमी को कितना टाइम लगा। ठीक है, तो वो अब सीधा सा निकल जाएगा कि भाई जो टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। 2 अपॉन में ये वैल्यू आई थी 1, तो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। आंसर क्या आएगा, 2 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा 2 सेकेंड, कि जब ये आदमी इस प्लेटफॉर्म पर चलने लगेगा तो प्लेटफॉर्म भी घूमने लगेगा, जिसकी वजह से आदमी को एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए ये आपके पास 2012 मेंस का क्वेश्चन था। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नीट 2012 के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दे रखा है ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1 vector, F2 vector and F3 vector represent three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. If the total torque about O is 0, then the magnitude of F3 is. आपको दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड हैं AB, BC और AC। इनके अलोंग 3 फोर्स है F1, F2 एंड F3। AB के अलोंग F1 है, BC के अलोंग F2 है और AC के अलोंग F3 है। साथ ही साथ आपको ये बोला गया है कि टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर O इज़ 0, तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। टॉर्क 0 है तो टॉर्क नेट कितना है आपके पास, 0। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस भी x, ये भी x और ये भी x। तो टॉर्क क्या होता है, F क्रॉस R।
ठीक है, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कहा जाए तो F इंटू आर, ठीक है। तो F1 x, आर की जगह x है, प्लस F2 x माइनस F3 x इक्वल टू 0। अब ऐसा कैसे, तो देखिए ये आपके पास इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जबकि F3 क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो F3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, F1 और F2 है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। तो F1 प्लस F2 x आ गया कॉमन, इज इक्वल टू F3 x से x कैंसिल होगा, तो F3 इक्वल हो जाएगा F1 प्लस F2 के। F3 विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा F1 प्लस F2, मतलब ऑप्शन हमारा बन जाएगा